आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? यस सर। कल हम लोग पढ़ रहे थे उदावर्तनी, हमने बताया था उदावर्त व्याधि अलग है, उदावर्तनी योनि व्यापक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। और हमने ये सूत्र वाला बताया था, इंपॉर्टेंट है, स फेनिलम उदावर्ता रजः कृक्षण मुंक्षति। और एक और बताया था कि रजः स्राव के पश्चात जो होता है लाभ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उदावर्तनी के बारे में। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। ये कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आर्तवे सा विमुक्ते तू तत्क्षणम लभते सुखम। एक महीने में चलो टाइम पर टाइम बीत रहा, पता कैसे टाइम पे क्या हुआ है। तो उदावर्तनी की बात हुई थी, हम लोगों ने इसको डिस्मेनोरिया से कंपेयर किया था, ठीक है। और एक हमने आपको कल बताया था परिप्लुता। परिप्लुता को हम लोगों ने कंपेयर किया था डिस्पेरियूनिया को, ठीक है ना, जिसको स्पर्श अक्षम मतलब स्पर्श करने में वेदना हो रहा था। तो उदावर्तनी और परिप्लुता के बाद हम लोग बात करते हैं आगे थोड़ा सा करड़नी के बारे में। करड़नी अगर मॉडर्न में इसको कंपेयर किया जाए तो सर्वाइकल एरोजन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सीएक्स का मतलब सर्विक्स है, तो सर्वाइकल एरोजन है। और करड़नी हमने लिखा है KB/RK, हमने क्या लिखा है KB/RK लिखा हुआ है। तो अकाले वाहमान्याः गर्भेण पिहितो अनिलः, ठीक है ना। प्रसव काल के उपस्थित न होने पर भी आवी मतलब कि गर्भ को निकालने के लिए जोर लगाना, मतलब प्रसव काल नहीं है उसके बावजूद आवी के उत्पन्न नहीं होने पर भी प्रवाहन करना। प्रवाहन मतलब जोर लगाना। प्रसव काल नहीं है, आवी भी नहीं है, ठीक है ना। आवी मतलब लेबर पेन नहीं है, फिर भी प्रवाहन करना। तो ऐसी गर्भिणी के तो गर्भ के द्वारा मार्ग रुक जाने से कफ और रक्त से मिली हुई वायु, यही हमने आर के बताया। आर मतलब रक्त, के मतलब कफ। तो आर के रक्त कफ मिली हुई वायु योनि में कर्णिका छोटे छोटे अंकुर बना देती है ना। रक्त के मार्ग को रोकने वाले उस मांसांकुर से युक्त योनि कर्णनी योनि व्यापक हो जाता है। दो चीजें याद रखिएगा, अकाले मतलब प्रसव काल नहीं है अभी, आवी यानी लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ है, वहां पे प्रवाहन करने से, ठीक है ना। तो प्रवाहन करने से क्या हुआ, आप देख रहे हैं प्रवाहन करने से एक तरीके से छोटे छोटे मत्स्य जैसे निकल रहे हैं, अंकुर जैसे उत्पन्न हो जा रहे हैं, जिनको कर्णनी योनि व्यापक कहा गया है। श्लेष्म रक्तेन सम्मूर्छित, यही याद रखना है। क्वेश्चन यही पूछा था कि अगर दोष पूछा जाएगा तो श्लेष्म रक्तेन मूर्छित। तो जो हमने आपको कल एक चार्ट बनवाया था, तो वहां पे आर के वाले कॉलम में आप चाहें तो चरक में कर्णनी लिख सकते हैं। चरक के आर के वाले कॉलम में आप कर्णनी लिख सकते हैं, ठीक है ना। श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता आया हुआ है। दूसरा, प्रसव काल के न रहने पे भी, आवी के न रहने पे भी गर्भ निकालने के लिए प्रवाहन करना, इससे क्या हो रहा है, कर्णनी, ठीक। कर्णनी के बाद याद रखिएगा, हमने ऊपर आपको एक और दिखाया था, म्यूट रखिएगा, अगर कोई अनम्यूट करेगा तो हम बाहर कर देंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो क्लास के बाद आप श्योर, हम 15 मिनट टाइम देंगे, आप पूछिएगा। एक यहाँ पे हमने आपको लिखाया था कवि कर्ण ऊपर यानी कर्णनी और उपप्लुता में कफ और वात दोष है, ठीक है ना। कर्णनी और उपप्लुता में कफ और वात दोष है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब आप उसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या पूछा है। वैसे मेरे ख्याल से सही आंसर जो होता है आर के, क्योंकि यहाँ पे श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता आया हुआ है, ठीक है।
और कर्णनी को आप उसमें भी लिखिएगा, कफवात वाले में, है ना, आरके में नहीं, कफवात वाले में लिखिए वहां पे, क्योंकि एक चीज तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे अनिल तो आया ही है, अनिल आया हुआ है यानी वायु आया हुआ है, और यहाँ पे श्लेष्मा आया हुआ है। रक्त जो होता है वो दोष नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। तो अगर दोष की हम बात करेंगे तो इधर से अनिल यानी वात हुआ, और इधर से क्या हुआ, श्लेष्मा हुआ, यानी कफ और वात। तो ये वाला दोष हम लोग लगाते हैं कर्णनी में, कफ और वात। अगर ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछेगा तो अगर श्लेष्म रक्तेन मोचिता है तो वो भी कर्णनी हो जाएगा। कफ और रक्त से मिली हुई वायु, वायु भी है याद रखिएगा, योनि में कर्णिका उत्पन्न कर रही है। तो अगर सिर्फ दोष की बात करेंगे तो दोष तो ही है, क्या है, कफ और वायु। तो कफ वात वाले कॉलम में कर्णनी जरूर ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुत्र अग्नि, पुत्र का मतलब होता है फीटस, और अग्नि लग गया मतलब नष्ट कर देने वाली, यानी कि गर्भ को, जिसमें गर्भ का नाश हो जाए, गर्भ नष्ट हो जाए, उसको पुत्र अग्नि योनि कह रहे हैं। लिखा हुआ मॉडर्न में उसको रिपीटेड एबॉर्शन से कंपेयर करते हैं, मॉडर्न में रिपीटेड एबॉर्शन से कंपेयर करते हैं पुत्र अग्नि। वाग्भट ने इसी को जात अग्नि कहा है, वाग्भट ने इसी को जात अग्नि कहा है। इस श्लोक देखिएगा, रोक्ष मतलब रुक्ष आहार विहार से, रुक्ष आहार विहार से कौन सा दोष बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। हम लोगों ने कल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सभी योनि व्यापद मुख्य रूप से योनि किस दोष के कारण दूषित होते हैं, वात, मुख्य रूप से वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो स्त्री वातज यानी वातवर्धक यानी रुक्ष आहार का सेवन कर रही है तो गर्भम जातम जातम विनाशयेत, जातम जातम का मतलब बार बार, विनाशयेत मतलब नष्ट हो जाता है। यानी अगर रुक्ष आहार का सेवन होगा, वातवर्धक आहार का सेवन होगा तो बार बार गर्भ नष्ट हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं, तो ये हुआ पुत्र अग्नि, यानी वातवर्धक रुक्ष आहार विहार के सेवन करने से वात एग्रीवेट हुआ, और वात के एग्रीवेट होने से गर्भ बार बार नष्ट हो जा रहा है। यह हुआ पुत्र अग्नि, इसी को वाग्भट ने जात अग्नि कह दिया है। सुश्रुत ने इसे पित्तज कहा है। एक मेरा ट्रिक है, अभी लास्ट में बताएंगे। पिता पुत्र संग वारु, पिता से मतलब पित्तला है, पुत्र से पुत्र अग्नि हो गया, है ना, संग वारु क्या क्या है उसमें सब बताएंगे, रुधिर छया, ऐसे करके हम वहां पे आपको पूरा ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो सुश्रुत ने इसको पित्तज माना है, सुश्रुत के अनुसार क्या हुआ, पित्तज हुआ। चरक ने क्या माना है, वातज माना है। तो चरक के अनुसार जो हमने कल 11 वातज बताए थे उसमें से एक पुत्र अग्नि भी हो गया। तो यही डिफरेंस है दोनों के अनुसार, चरक ने इसको वातज में रखा है और सुश्रुत ने इसको पित्तज में रखा है। और सुश्रुत का श्लोक क्या है, स्थितम स्थितम हंति गर्भ पुत्राग्नि रक्त संचयात, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्थितम स्थितम बार बार जो होता है गर्भ का, गर्भ को नष्ट जो कर देता है ना, रक्त क्षय से, इसमें रक्त का भी क्षय बताया है सुश्रुत ने, आपका पुत्र अग्नि बताया है, पुत्र अग्नि। ये सुश्रुत का ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट रखिएगा। वाग्भट में क्या आया है, जातम जातम सुतम हंति रोक्ष्याद, यानी रुक्ष आहार से दुष्ट आर्तों की वजह से उद्भवा, है ना। सबने घुमा फिरा के वही बात कही है। तो आपको याद रखना है कि वातवर्धक आहार के सेवन से अगर गर्भ बार बार नष्ट हो जा रहा है तो वो पुत्र अग्नि हो गया या जातग्नि हो गया। फिर इसके बाद आता है अंतर्मुखी। हम लोगों ने एक कल पढ़ा था जिसमें योनि का मार्ग ऊर्ध्व की तरफ हो जाता है, कौन सा पढ़ा था ऐसा, कल एक पढ़ा था ना योनि का मार्ग उदावर्तनी, उदावर्तनी। तो उसमें देखा था कि ऊर्ध्वमुखी हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, अंतर्मुखी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, भोजन करने के बाद यानी कि अच्छी तरीके से भरपेट भोजन करने के बाद मैथुन सेवन करने से यानी मैथुन करने से अन्न पीड़ित हुई वायु विषम अंग से शयन करने वाली स्त्री की योनि में रहता। श्लोक देखिएगा, व्यवायम अति तृप्ताया, यहाँ अति तृप्त का मतलब हुआ है भोजन करने के बाद, भजन्त्यास्य अन्न पीड़ित मतलब कि भोजन करने के बाद अधिक तृप्त होने के पश्चात, है ना, व्यवाय करने से वायुर मिथ्या स्थितांगाया योनि स्रोतांसी संस्थितः, यानी
जो शयन होता है वह विषम अंग शयन यानी टेढ़ा मेढ़ा लेटने की वजह से भी, इसकी वजह से भी अगर वायु जो है कुपित हो जाता है ना। तो अगली लाइन क्या लिखा है, वक्रत्य आननः योन्याः स अस्थि मांसा अनिलार्थ भी। यहाँ पे दो अस्थि और मांस का यहाँ पे उल्लेख आया है, ठीक है ना। तो आपको अस्थि और मांस को याद रखना है। वक्रत्य आनना योन्याः यानी योनि का जो मुख होता है वो वक्र यानी टेढ़ा हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। भृशाति मैथुनासक्ता योनि अंतर्मुखी मता, एक क्वेश्चन आया हुआ है। वक्रत्य आननम योन्याः, वहां हमने क्यों लिखा हुआ छोटा सा, और नीचे भृशाति मैथुनासक्ता, उस पर भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी हमने आपको बताया था ऊपर रिपीटेड अबॉर्शन, यहाँ लिखा है रेट्रोवर्जन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का पलट जाना, रेट्रोवर्जन हो जाना, रोटेट हो जाना है ना, रेट्रोवर्जन ऑफ यूटेरस। रेट्रोवर्जन और या रेट्रोफ्लेक्शन लिखा हुआ है, रेट्रोवर्जन या रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो भोजन के पश्चात व्यवहार करने से या विषम अंग शयन करने से अस्थि और मांस वातजन्य वेदनाओं को उत्पन्न करती है, यानी अस्थि और मांस के आश्रित होकर वेदना होगा और योनि का मुख टेढ़ा हो जाएगा, योनि में अत्यधिक वेदना होगी और मैथुन को योनि सहन नहीं कर पाती है। थोड़ा सा यहाँ क्या था, वृषाति मैथुना शक्ता योनि अंतर, याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने पीछे एक पढ़ा था स्पर्श अक्षमा, वो कौन सा था, परिप्लुता। कल हम लोगों ने पढ़ा था परिप्लुता स्पर्श, जिसको हम लोगों ने किससे कंपेयर किया था, डिस्पेरियूनिया से। यहाँ भी मतलब वही निकला, भृशति मैथुना शक्ता, मतलब मैथुन करते समय वेदना होगी, यानी कि सहन करने लायक वेदना, मैथुन को योनि सहन नहीं कर पाती, यानी कि यहाँ भी एक तरीके से वेदना होती है। सेम चीज वहां भी है परिप्लुता में भी, लेकिन कहने का अर्थ जो है दोनों का श्लोक अलग अलग, वहां पे स्पर्श अक्षमा है और यहाँ भृशति करके आया हुआ है ना, यानी कि मैथुन के समय में वेदना बहुत ज्यादा हो रही है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताया, कल हमने आपको परिप्लुता बताया था, अधारणी वेग धारण करने से छवैथु और उद्गार, तो कैसे याद करेंगे, परीक्षा से। परीक्षा मतलब परिप्लुता में छवैथु और उद्गार है, छ से याद रखिएगा, छवैथु और उद्गार। जैसे हमने आपको उसमें बताया था छदक्षीण में और वाद व्याधि के जो पूर्व रूप में डिफरेंस बताया था ना, यक्ष बताया था ना, यस्य होगा तो छदक्षीण होगा, अव्यक्त लक्षणम, पूर्व रूप कैसा था, अव्यक्त लक्षणम, ऐसा करके। वैसे यहाँ भी एक परीक्षा मतलब परिप्लुता किसके वेग से धारण को, छवैथु और उद्गार के वेग को धारण करने से होता है। एक हमने दूसरा भी बताया था, उसमें भी दो अधारणी वेग आए थे, रिवाइज किया है, कौन सा था वो और कौन सा अधारणी वेग धारण करने से हो रहा था, और विश्वास था, हाँ वमन और विश्वास था, वमन और श्वास। हाँ ठीक, गुड, पढ़ते हो। फिर इसके बाद आता है सूचीमुखी। अभी हम लोगों ने पढ़ा अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में क्या पढ़ा हम लोगों ने, भोजन की बात थी कि भोजन करने के बाद या विषम शैया पे विषम अंग को करने से, शयन करने से, और उसमें एक हम लोगों ने पढ़ा मैथुन के समय पे वेदना है। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी और दो धातुओं का वहां उल्लेख आया है, मांस और अस्थि में वेदना, ठीक है। इतने पॉइंट आपको वहां पे याद रखना। फिर इसके बाद आता है सूचीमुखी। सूचीमुखी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं से मुख जो होता है वो सूची यानी बहुत माइन्यूट हो जाता होगा, जो ओपनिंग है वो माइन्यूट हो जाएगी, सूचीमुखी। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, यही कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो ये, हम लोग जो व्याधियों के प्रकार पढ़ते हैं, आदि बल प्रवृत्ति, जन्म बल प्रवृत्ति, दोष बल प्रवृत्ति, है ना, दैव बल प्रवृत्ति, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग। ये जो है सूचीमुखी, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जन्म बल प्रवृत्त है, जन्म बल प्रवृत्त व्याधि है सूचीमुखी। दूसरा, अगर मॉडर्न में इसको कंपेयर करेंगे तो पिन होल ऑस ऑफ सर्विक्स, पॉइंट वाइज बता रहे हैं। पहला तो जन्म बल प्रवृत्त व्याधि हुआ, ठीक है ना, दूसरा पिन होल ऑस ऑफ सर्विक्स, ये मॉडर्न से कंपेयर किया हमने।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गर्भिणी को नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सूचीमुखी योनि व्यापक गर्भिणी को नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है? यदि गर्भ फीमेल है, यदि गर्भ फीमेल है तो उस फीमेल गर्भ को सूचीमुखी हो जाएगा। माता के दोष से गर्भ में रहने वाली स्त्री के शरीर में रुक्ष आहार विहार के कारण वायु योनि को दूषित करते हुए योनि का द्वार सूक्ष्म कर देती है। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब वहां पे लिख दिया गर्भ में रहने वाली स्त्री के शरीर में, गर्भस्थायाः स्त्रियाः रोक्षाद वायु योनि प्रदूषयन्, देखिए दो मतलब निकाल सकते हैं, जो स्त्री गर्भ धारण किए हुए हो या तो उसकी योनि को सूचित कर मतलब सूचीमुखी कर देगा। दूसरा मतलब क्या निकलता है कि माता के दोष से गर्भ में रहने वाली फीमेल चाइल्ड जो है उसकी योनि को सूक्ष्ममुखी बना दिया जाएगा, है ना। तो दोनों मतलब निकलते हैं। अब देखना पड़ेगा चक्रपाणी ने इसमें क्या टीका की है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है वो दूसरा जो गर्भिणी जो फीमेल चाइल्ड है, क्योंकि यहाँ लिखा ना गर्भ में रहने वाली स्त्री के, यानी गर्भ में रहने वाली फीमेल चाइल्ड के शरीर में रुक्ष आहार विहार के कारण वायु योनि को दूषित करते हुए योनि का द्वार सूक्ष्म कर देती है, उसे सूक्ष्ममुखी योनि व्यापक कहा जाता है। सुश्रुत ने इसी को संवृत्ता कहा है, संवृत्ता। सूचिवक्त्रा भी बोलते हैं इसी को, सूचिवक्त्रा यानी सूची के समान मुख, वक्त्र जो होता है मुख का पर्याय होता है। यह गर्भावस्था की विकृति है। जिस समय बालिका गर्भ में रहती है माता मिथ्या आहार विहार करती है, विशेषकर रुक्ष आहार विहार का सेवन करती है, तो कुपित वायु गर्भस्थ बालिका की योनि को दूषित कर अत्यंत सूक्ष्म मुख वाली बना देती है। मतलब ये जो टीका कर रहे हैं इनके अनुसार वही है जो हमने आपको बताया, इनके अनुसार भी वही है जो हमने आपको बताया, यानी कि गर्भ के अंदर जो फीमेल चाइल्ड है उसकी योनि सूचीमुखी हो जाएगा माता के वातवर्धक आहार के सेवन से। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़े। यस सर। तो याद रहेगा सूचीमुखी, सूची कौन है? कन्या, जो गर्भ में फीमेल चाइल्ड है वो सूचीमुखी हो जा रहा है, गर्भिणी के ऊपर नहीं इसका प्रभाव है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, चाहे वो इसके पहले कौन सा हम लोगों ने देखा था, बता रहे हैं, ये अंतर्मुखी। नहीं अंतर्मुखी नहीं, पुत्रग्नि को हम बता रहे हैं। पुत्रग्नि में और सूचीमुखी में, इन दोनों में वातवर्धक आहार सेवन को कारण बताया। ठीक है ना, रुक्ष आहार का या वातवर्धक आहार का कारण पुत्रग्नि में भी बताया और आप देख रहे हैं, और सूचीमुखी में भी बताया। देखिए रोक्षात, ठीक है, तो निदान दोनों का सेम है, याद रखिएगा। और जो सॉरी इसके पहले कौन सा बताया था हमने, जस्ट ऊपर अंतर्मुखी। अंतर्मुखी में क्या था? भरपेट भोजन करने के बाद विवाह करने से या विषम अंग शयन करने से वहां पे हो रहा है। और क्या हो रहा था उसमें? मांस और अस्थि में वेदना हो रही थी, और मैथुन काल में वेदना हो रही है। ये चीजें आपको अंतर्मुखी में। फिर सूचीमुखी यानी दो मुख हो गए। शुष्का की बात करें, जैसे नाम से पता चल रहा है क्या कुछ वात का कारण होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। शुष्का के बारे में देखिएगा, कुर्याद विड़ मूत्र संगारती, यानी कि विड़ मूत्र संग यहाँ पे आया है। वायु मल मूत्र में रुकावट कर, यानी कि मल और मूत्र का अवरोध कर देता है। जो वायु है वो मल और मूत्र का अवरोध कर देता है। जामनगर 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, कुर्याद विड़ मूत्र संगारती शोषम योनि मुखस्य च। ठीक है, याद रखिएगा। व्यवाय काले रुंधत्या वेगान प्रकोपितो अनिलः, मैथुन काल में वेग रोग से कुपित हुई वायु। वेग रोग मतलब अधारणी वेग को धारण करने से। हम जानते हैं कि अधारणी वेग को धारण करेंगे तो क्या होता है? वायु प्रकोपित होता है। अधारणी वेग धारण करने से वायु प्रकोपित होता है। मैथुन काल में वेग रोकने से कुपित हुई वायु मल मूत्र में रुकावट कर योनि के मुख को शोषण कर देती है, तो उसे शुष्का योनि व्यापक कहा जाता है। कुछ नहीं करना, बस खाली ये याद रखिए, मैथुन काल में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शुक्र का वेग धारण करना, शुक्र का वेग धारण करना, तो यहाँ एक तरीके से शुक्र का वेग धारण कर लिया गया मैथुन काल में, और उसकी वजह से मलमूत्र भी रुक गया, है ना, और योनि का जो मार्ग है वो सूख गया, शोष। ठीक, इसके बाद वामिनी की बात करते हैं हम लोग। वामिनी, वीपी पर वमन, तो दोष क्या हो जाएगा?
परिप्लुता और सर वात, वात वात पित्त। और वात पित्त। और पित्त। अब देखिए यहाँ कहीं आया, गर्भाशय में गए हुए शुक्र को 6 से 7 दिन में जो योनि वेदना के साथ अथवा बिना वेदना के ही स्राव करा दे उसे वामिनी, यानी कि शुक्र जो होता है 1 हफ्ते में बाहर निकल आता है, यानी गर्भ धारण यहाँ भी नहीं हो पाएगा। षडहात सप्तरात्राद्वा शुक्रम गर्भाशयम गतम सरुजम निरुजम, या तो वेदना के साथ वो बाहर निकलेगा या बिना वेदना के, ठीक है ना, या तो वेदना के साथ निकलेगा या तो बिना वेदना के बाहर निकलेगा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी दोष का उल्लेख नहीं आया है, दोष का उल्लेख यहाँ पे चरक ने नहीं बताया है। परेशान मत होइए, अभी आएगा। फिलहाल याद रखिएगा वमन हो जाता है, किसका, शुक्र का वमन योनि के द्वारा हो जा रहा है, तो ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट याद रहेगा। वामिनी में क्या है, शुक्र का वमन कर दे रहा है योनि के मार्ग से 6 से 7 दिन में, ये हुआ वामिनी, इसीलिए इसका नाम वामिनी पड़ा है, यानी शुक्र का वमन हो जा रहा है 6 से 7 दिन में, ठीक है ना। रात्रि आया है, दिन नहीं आया है, तो 6 से 7 रात्रि, सप्त रात्रा आया है, रात्रि आया है हुआ शब्द, तो रात्रि याद रखिएगा, ये हुआ वामिनी। इसका विमर्श थोड़ा सा जरूरी है। चरक ने इस विकृत में दोष का नाम नहीं बताया है, वागभट्ट ने वायु की विकृत मानी है, सुश्रुत ने इसे पित्तज विकृत मानी है, और शुक्र जब गर्भ से निकलने लगता है तो वायु और रज भी शुक्र के साथ निकलता है, यह सुश्रुत का सिद्धांत है। सवादम, यहाँ वाद आया हुआ है, ठीक है ना, यानी कुल मिला के किसी ने भी इसमें अभी तक दोष नहीं बताया है। धैर्य रखिएगा, ठीक है ना, धैर्य रखिएगा। इसके बाद आता है शंडी, शंडी की बात करेंगे। पहली बात तो अनुपक्रम में है, ये अनुपक्रम में मतलब असाध्य, अचिकित्स्य, ठीक है, लास्ट में आया है ना, स्याद अनुपक्रमा, यानी कि अनुपक्रम में है, इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है, अचिकित्स्य है ये। दूसरा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एक, कौन सा, बीज दोष से जन्म बल, सॉरी जन्म बल से कौन सा हो रहा था ऊपर, सूचीमुखी, याद आ रहा है ऊपर, जन्म बल की वजह से ऊपर यस सर। सूचीमुखी पढ़ा था। यहाँ पे बीज दोष की वजह से हो रहा है, माता पिता के शुक्र आर्तव, यानी कि कौन सा ये हो गया, आदि बल प्रवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ, जन्म बल प्रवृत्ति है। बीज दोष कौन सा होता है, ये आदि बल प्रवृत्ति। जैसे हम कहते हैं प्रमेय वगैरह क्या है, आदि बल प्रवृत्ति है, यानी कि आनुवांशिक रूप से जो प्राप्त हो रहा है, शुक्र और आर्तों के फलस्वरूप जो व्याधियां ट्रांसफर हो रही हैं, उसको हम लोग आदि बल प्रवृत्ति कहते हैं। पता है कि नहीं पता है, बेसिक चीजें ये। तो जब बीज दोष आ गया, बीज दोष का मतलब शुक्र और आर्तव की वजह से कहीं ना कहीं शंडी योनि व्यापक हो रहा है, तो इसको कह दिया है आदि बल प्रवृत्ति। यानी कि सूचीमुखी जो था वो जन्म बल प्रवृत्ति हो गया, और शंडी क्या हो गया, ये आदि बल प्रवृत्ति हो गया, यानी माता पिता के शुक्र की वजह से हो रहा है। जब हम आपको सुषुर शारीर पढ़ाएंगे, चरक शारीर पढ़ाएंगे, वहां पे नपुंसकता बताएंगे 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, तो वहां पे हम आपको ये सब एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो शंडी की चर्चा हम वहां भी आपको करेंगे, नर शंड नारी शंड वहां पे आएगा। फिलहाल ये शंडी योनि का लक्षण बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। माता पिता के शुक्र आर्तव स्वरूप बीज के दूषित होने पर गर्भ में रहने वाली कन्या, पुनः देखिए ऊपर सूचीमुखी में भी कन्या था, और यहाँ भी गर्भ में रहने वाली कन्याओं के शरीर में गर्भस्थ वायु की विकृति से गर्भाशय दुष्ट हो जाता है। बीज दोषातु गर्भस्थम मारुतो अपहताशया, यहाँ आशय से क्या हुआ, गर्भाशय, निर्देशिन्यस्तनी चैव शंडी स्याद अनुपक्रमा, वह स्त्री पुरुष से द्वेष रखती है। पहली बात तो याद रखिएगा, पुरुष से द्वेष रखेगी, है ना। नृद्वेषी है, नृद्वेषी मतलब कि पुरुष से, मेल से द्वेष होगा। जो फीमेल बच्ची उत्पन्न होगी उसको जो है पुरुष से द्वेष होगा, और एक और, हाँ, स्तन नहीं होता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दोनों जो लक्षण हैं उसको पुरुष से द्वेष होगा, यानी कि ये भी एक तरीके से कैसा कैरेक्टर हुआ, मेल वाला कैरेक्टर हुआ। स्तन नहीं होता है, ये भी कैसा कैरेक्टर हुआ, मेल वाला कैरेक्टर हुआ। मतलब
वह स्त्री होते हुए भी उसके अंदर ये दोनों के दोनों पुरुष वाले लक्षण बताए। ठीक है, स्त्री होते हुए भी यानी कि गर्भावस्था में माता पिता के शुक्र आर्तव स्वरूप बीज के दोष से जो फीमेल चाइल्ड है वो जब जन्म लेने के पश्चात पहली बात तो उसके गर्भाशय में दोष हो जाएगा। गर्भाशय में दोष हो जाएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर वो जो है गर्भ धारण करने में भी संभव ना हो उसके लिए। और दूसरी बात क्या बता दिया, पुरुष से द्वेष, भाई पुरुष से द्वेष पुरुष ही करेगा, एक कॉमन सा जो होता है लॉजिक है ना। यानी स्त्री पुरुष से द्वेष कर रही है यानी कि वो कहीं ना कहीं पुरुष की तरफ उसकी प्रवृत्ति है, यानी कि हो सकता है उसके अंदर पुरुष वाले मेल वाले कैरेक्टर हैं सर, स्तन नहीं है, ये भी मेल वाला कैरेक्टर। एक्सप्लेन हो गया कि और समझाएं इसको शंडी के बारे में? हो गया सर। बीज दोष, अनुपक्रम, पुरुष द्वेषी, अस्तनी, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अस्तनी हो गया। आगे थोड़ा सा नीचे देखिएगा, अनार्तवास्तनी शंडी खर स्पर्शा च मैथुने। सुश्रुत क्या कह रहे हैं शंडी के बारे में? अनार्तव अस्तनी, आर्तव नहीं आएगा, स्तन नहीं होगा, और मैथुन काल में जो स्पर्श है वो बहुत रफी मतलब रफनेस रहेगा, कुछ ऐसा सुश्रुत भी कह रहे हैं। यानी कि सारे के सारे मेल कैरेक्टर सुश्रुत भी बता रहे हैं, है ना। यानी स्त्री होते हुए भी सारे के सारे मेल कैरेक्टर। ये खर स्पर्शाच मैथुन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अनार्तव अस्तनी, वो अस्तनी आप देखते हुए समझ जाएंगे कि हाँ वो शंडी का। ये खर स्पर्शाच मैथुन, ये भी याद रखिएगा। यह नपुंसक स्त्री का लक्षण है, दैट्स ऑल। इन शॉर्ट शंडी मतलब नपुंसक स्त्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। महायोनि, महायोनि अभी हम लोगों ने एक संवृता बताया था, सुश्रुत ने इसको संवृता बताया, सूचीमुखी था। सूचीमुखी को सुश्रुत ने संवृता या सूचीवक्त्रा कहा है। अभी ऊपर आया था जो जन्म बल प्रवृत्ति वाला था। यहाँ पे है महायोनि, यानी कि योनि का मुख बहुत ज्यादा खुला हुआ है तो उसको महायोनि कह दिया। इसी को सुश्रुत ने, चरक ने तो महायोनि कहा है, सुश्रुत ने इसी को विवृता, क्या बोला है, विवृता कहा है, या इसी को महती भी कहते हैं, महती। और वहीं भी लिखा है विषम शैया पर शयन करने से, विषम शैया पर शयन करने से, ये सुश्रुत में आया है। यानी विवृता या महती ये सुश्रुत के अनुसार है, विषम शैया पर शयन करने से योनि का मुख महती यानी कि बड़ा हो जा रहा है। चरक में देखिए क्या आया है, विषम दुख शय्यायाम मैथुनात् कुपितो अनिलः। विषम या दुखकर शैया पे, यानी कि जो आसन है वह दुखकर है, विषम है ना, मैथुन करने से, उस पे लेटने से नहीं, ध्यान रखिएगा, मैथुन करने से वायु कुपित हुआ, विषम शैया पे मैथुन से वात कुपित हुआ, और वायु स्त्री के गर्भाशय में योनि के मुख को जकड़ देगा, और योनि का मुख बंद नहीं होता है, यानी कि हमेशा ओपन रहता है। योनि का मुख सदैव ओपन रहता है, योनि में वेदना होती है ना। मुखम विष्टम्भयेत स्त्रियाः असंवृत मुखी, संवृत का मतलब होता है बंद होना, असंवृत मतलब बंद न होना यानी सदैव खुला रहना। रूक्ष फेन स्रवाहिनी मांसोत्पन्ना महायोनि पर्व वंक्षण शूलिनी, यानी कि पर्व में वंक्षण में शूल होगा इसमें। और क्या है, हमने मॉडर्न में कंपेयर किया है 3rd डिग्री वजाइनल प्रोलैप्स। 3rd डिग्री जब हमेशा ओपन है, मुख खुला हुआ है ना, असंवृत मुखी है, और जब ओपन रहेगा तो जो प्रोलैप्स होगा है ना, जिसको प्रोसिडेंसिया भी कहते हैं, वजाइनल प्रोलैप्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्या है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स, इसी को बोलते हैं प्रोसिडेंसिया। ये हुआ महायोनि की बात। अब देखिए यहाँ पे गुल्म अर्श प्रदर, हमने आपको बताया था गैप, क्या है ये,
इन उपर्युक्त लक्षणों के द्वारा योनि में होने वाले 20 रोगों का वर्णन कर दिया गया, यानी कि हमने आपको 20 योनि व्यापक के बारे में बता दिया। इसलिए स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती और गुल्म, अर्श, प्रदर आदि रोग तथा वात, पित्त, कफजन्य विकारों से अधिक पीड़ा आदि बहुत रोग को प्राप्त करती है। इट मीन्स गैप, ये 3 कॉम्प्लिकेशन है। अगर योनि व्यापक की चिकित्सा नहीं की जाती है तो गुल्म, अर्श, प्रदर हो जाते हैं। कौन सा योनि व्यापक था अचिकित्स्य, इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं? अनुपक्रम में कौन सा है? सर षडी है। चंडी अनुपक्रम है। आइए यहाँ पे थोड़ा चार्ट में हम आपको देख लेते हैं एक बार। चरक में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कौन सा वातज है, कौन सा पित्तज है, आप एक्सप्लेन करिए 11 कौन कौन से वातज है। कभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनेगा। 11 कौन कौन से वातज है उनको आप बताइए फटाफट, कौन कौन से पित्तज है उनको अलग से बताइए। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ पे जो है हमने आपको बताया कि महायोनि को 3rd डिग्री प्रोलैप्स बोलते हैं, कर्णिनी को सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं, ये अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, है ना। परिप्लुता बताया था अभी, डिस्पेरियूनिया से कंपेयर करते हैं। पुत्रग्नि रिपीटेड अबॉर्शन से कंपेयर करते हैं, है ना। अधिचरणा क्या था? एक अचरणा बताया थे, अधावन से होता है। अचरणा अधावन से। अधिचरणा क्या था? वेजिनाइटिस बताया था हमने आपको, ड्यू टू एक्सेसिव क्वाइटस, इसमें भी गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, है ना, ऐसा बताया था। समृता आज हम लोगों ने पढ़ा, पिन होल ऑस, ये समृता हो गया बिल्कुल बंद। और अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा क्या? महायोनि, जो हमेशा ओपन रहता है, जिसको हम लोगों ने, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। महायोनि और समृता दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। सूचीमुखी, इसी को सुश्रुत ने क्या कहा है? इसको समृता कह दिया है। और चरक और वाग्भट ने सूचीमुखी कहा है इसी को। एक हम लोगों ने पुत्रग्नि पढ़ा, इसी को वाग्भट ने जातग्नि कहा है। और आपको बताने लायक क्या है, कितना पढ़े आपने? देखिए जो सुश्रुत के अलग से हैं, ध्यान दीजिएगा, सुश्रुत की जो एक्स्ट्रा है अलग से, उसमें पहला आपका बंध्या है, बंध्या। दूसरा है विप्लुता, लोहित छया, जिसको चरक ने हम लोगों ने असृजा पढ़ा था। हम लोगों ने चरक में उसको असृजा, जिसको मॉडर्न में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग से कंपेयर करते, डिसफंक्शनल DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, है ना, असृजा। इसी को सुश्रुत ने लोहित छया कहा हुआ है। एक है प्रशंसिनी, अभी हम लोगों ने 3rd डिग्री प्रोलैप्स पढ़ा था, प्रशंसिनी को 2nd डिग्री प्रोलैप्स से कंपेयर करते हैं। अत्यानंदा, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया, अत्यानंदा मतलब निम्फोमेनिया। अभी आपको एक एक लाइन का श्लोक हम नोट कराएंगे। अत्यानंदा हो गया, जब चैप्टर चिकित्सा पढ़ा लेंगे तो ये जो सुश्रुत के 5-6 अलग से हैं, इसको हम आपको नोट कराएंगे और विथ फार्मूले, जैसे सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ, सभी से हो गया, सारे वात पित्त कफ, यानी सन्निपात की बात कर रहे हैं, वातज पित्तज कफज तीनों हैं। सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ, महती आ जाएगा, फलनी आ जाएगा, सूचीमुखी इसमें आ जाएगा, है ना। ये सारे के सारे एक साथ आपको ट्रिक वाइज हम बताएंगे तो आपको याद रहेगा कौन सा वातज में है। चरक, जैसा कि हम लोगों ने जब चार्ट बनाया था वहीं पे देखा था कि सुश्रुत के 5 वातज, 5 पित्तज, 5 कफज और 5 सन्निपातज हैं, यानी 20 सुश्रुत ने भी बताए हैं और 5-5 में 4 में डिवाइड कर दिया उन्होंने। ये हम लोग लास्ट में जब चैप्टर कवर करेंगे तब उसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने गैप पढ़ा, हमने अभी पीछे वात व्याधि में आपको बताया था कि वात व्याधि का उपद्रव क्या होता है? गैप, वहां भी होता है गुल्म, अतिसार, प्लीहा, हृदय रोग और विद्रथी, ये वहां हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए अभी हमने कहा बीपी पर वमन, याद आ रहा है? वहां तो उन्होंने दोष नहीं बताया था, और यहाँ कुछ पढ़िएगा, परिप्लुता वामिनी च वात पित्तात्मिके मते, ये हम नहीं मार्क किए, आप मार्क कर लीजिएगा। यानी परिप्लुता वीपी पर वमन, यानी वात पित्त में कौन सा दोष हो गया?
सॉरी परिप्लुता और वामिनी में कौन सा दोष हो गया, वात और पित्त। यही से हमने आपको वो ट्रिक बताया था, वीपी पर वमन, याद आ रहा है कि नहीं। तो अगर दोष पूछेगा तो आंसर यहाँ से लगेगा, परिप्लुता और वामिनी में दोष क्या हो गया, वात और पित्त हो गया। वीपी पर वमन, वी फॉर वात, पी फॉर पित्त, पर से हो गया परिप्लुता, वमन से हो गया वामिनी। वामिनी क्या था, 6 से 7 दिन में शुक्र बाहर निकल जा रहा था। इसी के जस्ट बगल में देखिएगा लिखा हुआ है कर्णिनी और उपप्लुता। कवि के कान ऊपर, हमने बताया था कवि मतलब कफ और वात हो गया, कफ वात, कान ऊपर, कर्ण ऊपर, कर्ण से कर्णी हो, ऊपर से उपप्लुता हो गया, है ना। तो कवि के कान ऊपर, इससे आपका कर्णिनी और उपप्लुता हो गया, और परिप्लुता और वामिनी वात पित्त हो गया। हमने ट्रिक बता दिया, उससे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो वहां पे चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम वातज पित्त कफ सन्निपात ये कहे जा चुके हैं। इसके बाद 16 रोगों का वर्णन है, जिसमें असृजा और अरजस का, ये हमने आपको कल बताया था, पार PAR बताया था ना, पित्तला, असृजा, सॉरी अरजस का और रक्तजा, ऐसे कुछ करके हमने आपको बताया था पार। ये तीनों पित्तज थे। फिर परिप्लुता, वामिनी, वात पित्तज, कर्णिनी, उपप्लुता, वात कफज हो गया, और शेष बचे हुए 10 कौन बताने जाए। एक लाइन में साफ साफ कह दिया, इसके अलावा जो बच रहे हैं सब वात में डाल दो। तो भाई वात का सब याद करना मुश्किल है, तो आप क्या करो, सबसे आसान है, 3 तो पित्तज वाले अलग कर दो, 3 पित्तज वाले आपने अलग कर दिए, कर्णिनी, उपप्लुता और ये जो 4 हैं इसको अलग कर दो, 4 3 7 हो गए। एक कफज वाला आपका हो गया, सन्निपात वाला भी लिखाया है, एक चरक में एक सन्निपात से भी तो लिखाया है। ध्यान से सुनो हमारी बात, हमने आपको बताया कि 3 पित्त से हो गए, एक कफ से हो गया, एक सन्निपात से हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। 5 हो गए ना सर, क्योंकि 3 पित्तज के, एक कफज का और एक सन्निपातज का। 5 हो गए, 5 हो गए, 5 और 4 9, कौन से, वीपी पर वमन और कवि कर्ण ऊपर, 5 और 4 9 हो गए। बाकी के कितने बचे, 11 बचे, वो 11 के 11 वातज में चले गए, एक्सक्लूड करना है आपको। बाकी जो पूछेगा चरक के अनुसार सब वातज में डाल दो। वैसे उसका भी एक ट्रिक है, बताएंगे भी हम, बता रहे हैं वावसुस महापुत्र, ऐसे कुछ करके बनाया है, अभी याद आ जाएगा तो वो है ना, बहुत ज्यादा दिमाग में रहता है वो। वातला, उदावर्तनी, सूचीमुखी, महापुत्र, पुत्र अग्नि हो जाएगा, बना हुआ बता देंगे अभी। योनि रोगों में चिकित्सा सूत्र, अब ये सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है, 15 मिनट और। योनि रोगों का चिकित्सा सूत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सभी योनि रोगों में, योनि व्यापद में मुख्य रूप से वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वातजन्य योनि रोगों में वातनाशक, इसमें हम स्वेदन बस्ती का प्रयोग कह रहे हैं। पित्तजन्य में रक्त पित्त नाशक चिकित्सा, याद रखिएगा, रक्त पित्त आया होगा श्लोक में भी। इसमें स्वेद वातजन्य में करेंगे, और कारयेद रक्त पित्तग्नम, ये देखिए रक्त पित्त शामक चिकित्सा, यही पूछा जाता है कि पित्तज योनि व्यापद में रक्त पित्त शामक चिकित्सा की जाती है, याद रखिएगा इसको। और कफज में रूक्ष और उष्ण चिकित्सा करते हैं। श्लेष्मजासु च रूक्ष उष्णम कर्म, यानी रूक्ष और उष्ण क्रिया करते हैं, ठीक है। और सन्निपात में विमिश्रम मतलब मिक्सचर, यानी वात पित्त और कफ तीनों की चिकित्सा करेंगे सन्निपात में। सन्निपात में भी, और विमिश्र मतलब द्वंद्वज की बात कर रहे हैं, विमिश्र का मतलब दोनों दोषों के, दो दोषों के मिश्रण से वो द्वंद्वज की बात कर रहे हैं। सन्निपात में और द्वंद्वज में मिश्रित, अर्थात भिन्न भिन्न दोषों के अनुसार चिकित्सा करते हैं। आगे आइएगा, दूषित योनि की चिकित्सा, मतलब कि अगर अपने स्थान से योनि डिसलोकेट हो गया है, यानी कि बाहर हो गया है, विचलित हो गया है ना, तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि स्नेहन स्वेदन करने के पश्चात मैनुअली उसको यथास्थान पे लाना है, ठीक है ना, हाथ वगैरह से मैनुअली उसको प्रेस करके अपनी जगह पे लाना है। योनि स्थाना पवृत्ता ही शूल्य भूता मता स्त्रिया,
कुल मिला के उसको मैनुअली अपनी जगह पे ले आना है। यही करना है आपको स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात। अपने स्थान से हटी हुई स्त्रियों की योनि शल्य के समान कष्ट देने वाली होती है। ये कहाँ पे आया है? योनि स्थान अपविष्टा वृत्ता ही शल्य भूता। शल्य का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज शल्य? कोई बताएगा शल्य की डेफिनेशन क्या है? शल्य का मतलब सर्जरी होता है? क्या होता है शल्य का मतलब? सर्जरी होता है सर। गलत जवाब। सर शल्य का मतलब होता है सर इंस्ट्रूमेंट्स फॉरेन जो आएंगे सर उसको शल्य बोलते थोड़ा सा हैं। इसी चां चां चू चू में एक मुझे सही आंसर मिला है। एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में जो आगे अनागत जो हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए और हमारे शरीर में आगे बाधा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, वो शल्य है ना। और जब इस तरीके से कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और बाधा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, तो उसी को शल्य कहा जाता है। शल्य भूता मता स्त्रिया, मतलब योनि जो है अगर अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाएगी तो वो शल्य, जैसे शल्य में वेदना होती है, शल्य का मतलब कोई फॉरेन बॉडी शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वेदना देता है, उसी प्रकार से ये वेदना होता है। कम से कम अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा पढ़ लो बच्चा, है ना। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, कम से कम इन 8 का डेफिनेशन जरूर जानते रहो कि काय क्या है, शल्य क्या है, शलाक्य क्या है। शलाक्य क्या है, परिभाषा क्या है? बताओ, फाइनल प्रॉप के भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। शालाक्य तंत्रम नाम ऊर्जत्रुकता नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संस्कृता नाम, कौन पढ़ेगा ये सब? फिर बात आती है वात योनि रोगों की चिकित्सा। हम लोगों ने लवण तैल एक अन्य व्याधि में भी पढ़ा था और उसके बाद वहां पे स्वेदन भी पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा ही श्लोक कहाँ आया था, कौन बताएगा? फटाफट बताओ। वंस अपॉन ए टाइम किस व्याधि में बताया था हमने? श्वास में पढ़ाया था। जब श्वास पढ़ा रहे थे कि जैसे पर्वत पे, है ना, सूर्य की किरणों से बर्फ पिघल जाती है, वैसे ही वक्ष स्थल पे लवण और तेल से अभ्यंग करने के पश्चात स्वेदन करते हैं। कुछ ऐसा पढ़ाया है हमने आपको? याद आ रहा है? मत पढ़ो, मत पढ़ो, सिलेबस खत्म हो जाएगा, मत पढ़ो। तो यहाँ पे 5 प्रकार के स्वेद आए हैं। नाड़ी स्वेद, कुंभ स्वेद, है ना, और साथ ही साथ अश्म स्वेद, प्रस्तर स्वेद और संकर स्वेद। तो इन 5 स्वेद के बारे में जानते रहिएगा कि वात योनि व्यापद में चरक ने 5 प्रकार के स्वेद बताए हैं, है ना। और गर्म उष्ण ये जब योनि पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए तो उष्ण जल से स्त्री को स्नान कराने के बाद वात नाशक मांस रस से भोजन कराना है, यानी कि स्नेहन कराने के बाद उष्ण जल से स्नान कराना है। और वात शामक आहार। फिर बला तेल की बात करते हैं। काश मर्याद घृत याद करिए। क्षयज काश में कुछ ऐसा ट्रिक बताए थे? काश मर्द के कुछ फार्मूला याद आ रहा है? पढ़ना जाके। काश मर्याद घृत ये आया था क्षयज काश में, पीछे जाके देखना। पिप्पल योग यहाँ सैंधव करके आने वाला है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सैंधवादि चूर्ण छतशीर्ण में पढ़ाया था आपको। सैंधवादि तेल अभी अभी उरुस्तंभ में पढ़ाया था और यहाँ भी आ रहा है। हमने आपको बताया था उरुस्तंभ में भी कि सैंधवादि तेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वातज योनि व्यापद में भी। तो वातज योनि व्यापद में सैंधवादि तेल यहाँ भी आया, उरुस्तंभ में भी पढ़ते हैं। रुजापहम शब्द हम लोगों ने पिंड तेल जो वात रक्त में पढ़ा था, वहां पे रुजापहम आया था शब्द, याद आ रहा है कुछ ऐसा? पिंड तेल हम लोगों ने पढ़ा था। अभ्यंतरणी बाह्य प्रयोग पढ़ा था पिंड तेल का। रिवाइज करो भाई, बहुत तेज भागेगा सिलेबस, पकड़ नहीं पाओगे, फिर हम बता दे रहे हैं। गुरुच्यादि तेल वात रक्त में भी पढ़ा था, यहाँ भी है वात योनि व्यापद में भी। हिंसा कलकम, हिंसा कलकम तु वातार्ता पंचवल्कस्य पित्तार्ता
श्यामादिनाम कफातुरा, यानी कि यहाँ पे वातज में, पित्तज में और कफज में तीनों में अलग अलग बताया गया है कि वातज में हिंसा कल्प के साथ में, पित्तज में पंचबलकल के साथ में और कफज में श्यामा आदि के साथ में आपको प्रयोग करना चाहिए। क्या पढ़िए हिंदी, याद तो हम करा ही देंगे किसमें हंस है, किसमें पंच है, किसमें श्याम है। तो वात रोग से पीड़ित योनि में उष्ण तैल की मालिश करने के पश्चात यानी अभ्यंग करने के पश्चात हंसपति के मूल कल्प का धारण करना चाहिए, है ना, यानी कटी में कहीं धारण करवा रहे हैं। पित्त से पीड़ित योनि रोग में पंचवल्कल, वट उदुम्बर अश्वत्थ पारिश प्लक्ष जिसको बोलते हैं, उसके कल्प को धारण करना चाहिए। यदि कफ से पीड़ित है तो श्यामा आदि औषधियों का कल्क धारण करना चाहिए। कल्क जो होता है ओरली ही धारण करेंगे, पढ़ने से लग रहा है कमर में नहीं, उसको लेना है, कल्क धारण करना है। सोरस कल्क श्रित शीत फांट आप पढ़ते हैं, वही वाला कल्क है। योनि में कल्क धारण करने की यह विधि है। कल्क को पीसकर स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर वर्ती बनाकर योनि में रखा जाता है, ओरली नहीं लेना है। आप उसको पेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, कल्क मतलब होता है पेस्ट, उसको किसी कपड़े में रख के उसकी वर्ती बनाएंगे और उस वर्ती को योनि में रखना है ना, ठीक, वर्ती बनाना है। तो याद रखिएगा VPK, HPS भी याद कर सकते हैं। HPS, H फॉर हिंसा, P फॉर पंचवल्कल और S फॉर श्यामा, ठीक है ना। तो HPS याद रखिएगा, तो उसी से याद रहेगा। हंस पंच श्यामा भी याद कर सकते हैं। तो हंस जो है वातज में है, हिंसा कल्प, हंस नहीं वो हिंसा कल्प है। और पंच किस में है, पंचवल्कल पित्त में है, तो पी से पित्त, पी से पंचवल्कल। श्यामा वैसे भी श्याम हो गया यानी कि कफ में हो गया वो, तो याद रखिएगा। वैसे हम जनरली श्याम वर्ण जो होता है वात में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ श्यामादि कल्प जो है वो कफज में है। ये वात पित्त कफ का याद रखिएगा, BHU में पूछा गया था। बृहद शतावरी ये इति वाला है, तो याद रखिएगा। आया तो यहाँ पे है ये, है ना, आया तो योनि व्यापर चैप्टर में, लेकिन कुछ पुरानी बीमारियों में भी बता रहे हैं, जैसे उरह छत, क्षय, रक्तपित्त, काश, श्वास, हलीमक, कामला, दुनिया भर का उन्माद, ये सब इन्होंने अपस्मार और अन्य वात पित्त जन्य रोगों में बता रहे हैं, ठीक है। और ये वृश्य भी है, पुंसवन कर्म भी, पुंसवन कर्म में भी है। योनि, सिर्फ योनि व्यापक में नहीं, योनि के साथ साथ ये शुक्र दोष को भी नष्ट करता है। वृश्य है, पुंसवन कर्म भी करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद शतावरी घृत याद रखिएगा, वाजीकरण वाले चैप्टर में नहीं है, ये योनि व्यापक चैप्टर में है। पढ़ने से भी लगता है कहीं वाजीकरण वाला है क्या, नहीं, यहाँ पे आया है। उन्माद, अपस्मार, हृदय रोग, कामला, वातरक, है ना, सब में आया हुआ है। याद रखिएगा पांडु नहीं आया है यहाँ पे। कामला भी है, हलीमक भी है, पांडु नहीं है, तो पांडु लिख के क्रॉस कर लेना। काश और श्वास हमको दिखा, हिक्का नहीं दिखा, तो हिक्का लिख के क्रॉस कर लेना। तो हिक्का और पांडु को क्रॉस कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ें। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की, कल हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके आगे का जो चिकित्सा वाला प्रकरण है उसको कल पढ़ते हैं। तो HPS याद रखिएगा, वातज में हिंसा कल्प, पित्तज में पंचवल्कल और कफज में श्यामा। कल्क बनाकर वर्ती के रूप में योनि में धारण कराना है, याद रखिएगा उसको। सैंधवादी तैल आया वातज योनि व्यापद में, है ना, और स्तंभ में भी हमने पढ़ा हुआ है सैंधवादी तेल। यहाँ देखिएगा, जब हमने शतवर्यादि आपको लिखा दिया तो यहाँ पे क्या आया है, बृहद शतावरी घृत आया है, ठीक है ना, इतनी इतनी व्याधियों में। और यहाँ देखिए शतवर्यादि घृत जो है हम लोगों ने रक्तपित्त में पीछे पढ़ा है, शतवर्यादि घृत रक्तपित्त में पढ़ा है। वृश्य शतावरी घृत यहाँ पे बृहद है, वाजीकरण में तीसरे पाद में हम लोगों ने वृश्य शतावरी घृत नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे अभी। और एक याद रखिएगा यहाँ पे
क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने यहाँ नोट कर लिया, कहीं आया था। सन्निपात योनि व्यापद में दशांग्री एवं श्रीमदाक्वात का योनि पिच उदाहरण करते हैं। इसको भी उतार लीजिएगा, पीडीएफ आपके पास है, देख के इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये शतवर्याद याद रखिएगा, वृक्ष शतावरी घृत याद रखिएगा, वाजीकरण में है, शतवर्याद रक्त पित्त में है, ये सब याद रखिएगा, है ना। गुरुचादि तैल जो वात रक्त में है यहाँ भी है, सैंधवादि तैल उरुस्तम में यहाँ है, रूजापहम पिंड तैल में भी है और सैंधवादि में भी आया है। चूर्ण जो है छतक्षीण में था, काशमर्याद काश में था, यहाँ भी है। बला तैल आया, वात योनि रोगों की चिकित्सा में स्नेहन करना है और 5 प्रकार से स्वेदन बताया गया है। संशोधन ये छूट गया था, देखिए सभी प्रकार के योनि व्यापद में स्नेहन स्वेदन से युक्त स्त्री को मृदु पंचकर्म करना है। मृदुभी को हमने गोला बनाया है, मृदुभी पंच फिर नारी है, मतलब पंचकर्म, पंच से यहाँ पे पंचकर्म शब्द आया है, जो पंचकर्म करेंगे योनि व्यापद में मृदु करेंगे, याद रखिएगा, है ना। चिकित्सा सूत्र वातज पित्तज कफज और सन्निपातज का। वातज में स्नेहन स्वेदन बस्ती करेंगे, पित्तज में रक्त पित्त नाशक और कफज में रूक्ष उष्ण चिकित्सा करेंगे। फिर यहाँ क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया, पित्तज के 3, कफज के 1 4 हो गया, सन्निपात वाला 5 हो गया और वीपी कारण ऊपर से 5 4 9, बाकी जो 11 बचे वो आपके वातज में चले जाएंगे, है ना। ये सब याद रखिएगा। हाँ, सुश्रुत में जो एक बंध्या बताया है उसका एक लक्षण बताया है, बंध्याम नष्ट आर्तवम। कल जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कल की जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो सुश्रुत के योनि व्यापद के लक्षण से ही हम स्टार्ट करेंगे, और जब वो लक्षण पूरे के पूरे हो जाएंगे, मैक्सिमम हम आपको चरक में ही विमर्श में बता चुके हैं, जो 5 6 बचे हुए नए वाले वो हम आपको नोट करा के दंत चिकित्सा पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।